Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start another numerical problem which is based on CPM. CPM means critical path method. So problem is given here. Find the critical path for the following scheduling problem. Right? So problem is given here. In this problem, activity and immediate प्रीडेसेसर एक्टिविटी एंड ड्यूरेशंस आर गिवन, राइट. सो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये प्रॉब्लम लास्ट वाले प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि लास्ट वाले प्रॉब्लम में हमें डायरेक्टली नोड दे रखा था और उसके बेस पर ड्यूरेशन दे रखा था जिससे हमें नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने में काफी आसानी होती थी. लेकिन अभी यहाँ पर जो कंडीशंस है वो किस पर दे रखी है कि जो एक्टिविटी है वो इमीडिएट प्रीडेसेसर एक्टिविटी पर डिपेंड करती है. तो उसके बेस पर हमें नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा. तो जैसे कि आपने फर्स्ट जो नेटवर्क एनालिसिस के जो लेक्चर थे वो अगर अटेंड कर रखे थे जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता था एक्टिविटी और इमीडिएट प्रीडेसेसर एक्टिविटी के बेस पर, अगर वो आपने देखा होगा तो आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने में काफी आसानी होगी. तो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक्टिविटी कौन कौन सी दे रखी है. ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच, आई, जे. और हर एक एक्टिविटी किसी न किसी एक्टिविटी पर, किसी प्रीडेसेसर एक्टिविटी पर डिपेंड है. तो उसके बेस पर हमें नेटवर्क को ड्रॉ करना है. सो मैं यहाँ पर अब नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. अब देखिए आप कि जो एक्टिविटी ए है इसके पीछे कोई प्रीडेसेसर एक्टिविटी है नहीं है. तो मैं डायरेक्टली इसको इस तरह कर सकता हूँ. सबसे पहले ये इस तरह, क्योंकि इसके पीछे कोई प्रीडेसेसर एक्टिविटी नहीं है, क्वेश्चन में भी दे रखा है. ठीक है, तो इसको मैंने ए बोल दिया है. अब चूंकि बी, सी और डी, बी, सी, डी कहाँ से परफॉर्म होगी? ए से परफॉर्म होगी. क्योंकि ए जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो बी स्टार्ट नहीं कर सकते, सी स्टार्ट नहीं कर सकते, डी स्टार्ट नहीं कर सकते. तो हम यहाँ पे इस तरह इसको बोल दिया मैंने बी, और ए से बी होगा और ए से सी भी है तो सी भी मैंने परफॉर्म कर दिया. ठीक है, और उसके बाद डी भी ए पर डिपेंड है. ठीक है, तो डी को भी परफॉर्म कर दिया. क्लियर. अब आप देखिए ई भी किस पर डिपेंड है. ई जब तक स्टार्ट नहीं हुआ जब तक डी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो. ठीक है, तो ई से मतलब ई को डी से परफॉर्म कर दिया मैंने. उसके बाद अब देखिए क्वेश्चंस में एफ किस पर डिपेंड है? सी पर. जब तक सी कंप्लीट नहीं होगा तो एफ को स्टार्ट नहीं कर सकते. तो मैंने इसको परफॉर्म कर दिया एफ को भी. उसके बाद जी किस पर डिपेंड है? बी पर. ठीक है, अब जब तक बी कंप्लीट नहीं होगा जी को हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो बी से जी परफॉर्म करेंगे. जी. ठीक है, अब उसके बाद एच किस पर डिपेंड है? जी पर. ठीक है, तो एच जी पर डिपेंडेंट है. तो मैंने इसको, ये हो गया आपका एच जो कि किस पर डिपेंडेंट है? जी पर डिपेंडेंट है. ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं ई. ओके, अब उसके बाद आई किस पर डिपेंडेंट है? ई, एफ और एच पर. मतलब जो आपकी जो एक्टिविटी है आई वो किस पर डिपेंडेंट है? ई, एफ और एच. तो आप देखिए ई है, एफ है और एच भी है. अब अगर मैं एक्टिविटी आई को परफॉर्म कराऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास ई तो है, सॉरी एफ और एच तो डायरेक्टली कनेक्टेड है और यहाँ पर ई कनेक्टेड है. तो मतलब मुझे ई भी चाहिए, एफ भी चाहिए और एच भी चाहिए. तो ई तो डायरेक्टली कनेक्टेड है बट एफ और एच डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर
डमी एक्टिविटी मेंशन कर दूंगा। तो आप आई जो डिपेंडेंट है किस पे, ई, एफ और एच। तो देखिए ई भी आ गया, एफ भी आ गया और एच भी आ गया। अब उसके बाद में लास्ट कौन सा है, जे, एफ और एच पर। तो जे किस पे डिपेंडेंट है, एफ और एच पर। तो मैं इसको यहाँ पे कंप्लीटली परफॉर्म कर दूंगा। तो ये हो गया जे। ठीक है, तो इस तरह मैंने नेटवर्क डायग्राम उस टेबल के बेस पर ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास ड्यूरेशंस भी मेंशन है। एक्टिविटी ए पर ड्यूरेशंस कितना है, एक्टिविटी ए पर जो ड्यूरेशन दे रखा है वो है मेरा 10 डेज। बी पर कितना दे रखा है 2, सी पर कितना दे रखा है 3, डी पर कितना दे रखा है 5, ई पर कितना दे रखा है 6, एफ पर कितना दे रखा है 15 और जी पर कितना दे रखा है 5, राइट। और एच पर कितना दे रखा है 2, एच पर दे रखा है 2, आई पर कितना दे रखा है 7, तो आई पे 7 और जे पर कितना दे रखा है, जे पर दे रखा है 18। ठीक है, राइट। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास सभी चीज दे रखी है। अब देखिए, अब मैंने नोट यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। तो नोट कैसे बनाऊंगा, नंबरिंग कर सकता हूँ। नंबरिंग तो आपको पता ही है कंसेप्ट कि लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की ओर जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, इसको 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब जो डमी एक्टिविटी यहाँ पर जो मैंने 8 की है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होता है 0। तो मैं उसको अगर टेबल में नहीं भी मेंशन करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे कि हम लास्ट टाइम न्यूमेरिकल में करते आ रहे हैं, फॉरवर्ड कैलकुलेशन और फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन, बैकवर्ड पास कैलकुलेशन मीन्स टोटल अर्लीस्ट ओकरेंस टाइम एंड टोटल लेटेस्ट ओकरेंस टाइम। ये आपने ऑलरेडी देख रखा है हमारे लास्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो आपका है नोट 1 to 2। ठीक है, अब इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है 10 दे रखा है। अब एक्टिविटी क्या है आपकी ए। तो एक्टिविटी ए स्टार्ट कहाँ से हो रही है, क्योंकि इसके पीछे कोई एक्टिविटी नहीं मीन्स कोई टाइम नहीं है। तो ये मैंने बोल दिया 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब एक्टिविटी, अब नोट 2 मीन्स अगर मैं बात करूं एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी के लिए। ठीक है, तो देखिए अब मैं स्टार्ट करूं इस 2 के लिए। तो 2 के लिए स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा 0 + 10। तो मैंने लिख दिया 10 फॉरवर्ड कैलकुलेशन। अब इसके लिए कितना हो जाएगा 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 3 कितना हो जाएगा 10 + 2, मतलब ये हो जाएगा मेरा 12, राइट। उसके बाद 10 + 3, तो ये हो जाएगा मेरा 13, फिर 10 + 5 ये हो जाएगा 15, राइट। उसके बाद अब इसमें देखते हैं, तो 15, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ओके, अब 15 तो 13, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी एक्टिविटी को देख सकते हैं 15 + 6 और 15 + 6 और कौन सी एक्टिविटी है जो हमको देखना है। ओके, तो अभी मैं इसका सीक्वेंस नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं ये वाला लेता हूं तो 8 पर 2 एक्टिविटी ये और ये, तो अभी मुझे इसका 7 का स्टार्टिंग टाइम नहीं मिला है, तो मैं कोई और लेता हूं पहले। हाँ, इसको देख लेता हूं मैं 3 to 6। तो 3 to 6 मीन्स अगर 6 पे मुझे चाहिए स्टार्टिंग टाइम, तो 12 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 17, राइट। अब देखिए आप एक्टिविटी मतलब जो नोट 7 है, यहाँ पर कितनी एक्टिविटी है, एक आपका एफ है और एक है आपका एच है। तो स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा 13 + 15,
तो 13 प्लस 15 होगा आपका 28 और 17 प्लस 2 तो ये हो जाएगा आपका 19। देखिए 19 और 28 में से 28 क्या है आपका लार्जेस्ट वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे 28, राइट। उसके बाद अब हम एक्टिविटी मीन्स नोड 8 पर आ जाते हैं। अब देखिए नोड 8 पर 2 एक्टिविटी मर्ज है, एक ई वाला और एक ये डमी, ठीक है। तो आप देखते हो कि अगर 15 प्लस 6 करता हूं तो कितना होता है 21। अब 28 और ड्यूरेशन कितना है, क्योंकि डमी है तो 0, तो 28 प्लस 0 मतलब कितना हुआ अपने आप में 28, तो इसका स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अब देखिए 28 प्लस 7 मतलब इस हम नोड 9 की बात करें तो 9 नोड पर कौन कौन सी एक्टिविटी है, एक तो आई है और जे है, तो 28 प्लस 7 दैट मीन्स 35 और ये है आपका 28 प्लस 18 तो ये कितना हो जाएगा 46। तो मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे 46। तो एक चीज तो आपके क्लियर हो गई, ये हमारी थी फॉरवर्ड बैक कैलकुलेशन। दैट मीन्स इसको हम सिंपली बोल सकते हैं टोटल अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। अब हमें क्या चाहिए बैकवर्ड कैलकुलेशन, बैकवर्ड पास्ट कैलकुलेशन दैट मीन्स लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम। तो देखिए 46 पर एंड हुआ तो 46 पर ही है, मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 46। अब हमें बैकवर्ड कैलकुलेशंस की ओर आना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आई भी है और जे भी दे रखे थे, 46 माइनस 18 तो ये कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ 46 माइनस 7 तो ये कितना हो जाएगा आपका 39, क्लियर। अब उसके बाद आप आते हो किसी भी इवेंट पर, ठीक है। 8 पर तो आ गया, इसका भी हो गया। अब 6 पे आते हैं तो देखिए 6 पे आते हैं तो लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है, मतलब 28 और माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा 26 और 28 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 13, राइट। उसके बाद यहाँ पर अब इधर देखिए 39 और माइनस 6 तो ये कितना हो जाएगा 33, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 वाले इवेंट पे 26 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 21। अब उसके बाद देखिए अब मैं इवेंट 2 की बात करता हूं तो इवेंट 2 पर कितनी एक्टिविटी थी डी, सी और बी। अब ये बैकवर्ड साइड में चाहिए तो देखिए 21 माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा 19, 13 माइनस 3 10 और ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 3 तो ये 10, ओके। और 33 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 28। तो 10 मिनिमम है तो आपको अब क्या लेना है मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करना है, क्योंकि अब बैकवर्ड साइड में आ रहे हैं, ठीक है। 21 माइनस 2 19, 13 माइनस 3 मीन्स 10 और 33 माइनस 5 मीन्स 28। तो हम लिस्ट वैल्यू देखेंगे तो ये होगा 10। अब 10 माइनस 10 ये हो गया 0। तो अब ये आपका प्रॉपर नेटवर्क डायग्राम हो गया है और इसके बेस पर आप EST, EFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बेस पर भी आप फ्लोट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेटवर्क डायग्राम में जो क्रिटिकल पाथ है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो अब हम आगे का प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। सो मैं अब डायरेक्ट टेबल पे आ जाता हूँ जिससे आपको काफी आसानी होगी समझने में। टेबल पे आ गए हैं। अब जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटीज, नोड, ड्यूरेशंस दे रखा है। अब उसी के बेस पर हमें अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम एंड लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम निकालना है और उनके बेस पे फिर हम टोटल फ्लोट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं नेटवर्क डायग्राम जो बनाया उस पर मैं आता हूँ, ठीक है। अब ये नेटवर्क डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जो हमारे पास एक्टिविटी ए है उसमें जो नोड है 1 और 2, 1 to 2 नोड है, उसमें टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है 10 डेज, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है EST को देखना है। तो EST मीन्स स्टार्टिंग टाइम कितना है, अर्ली स्टार्टिंग टाइम 0, तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। उसके बाद अर्लियर फिनिश टाइम, तो अर्लियर फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 0 प्लस टोटल ड्यूरेशन 10, तो ये हो गया आपका 10। उसके बाद में लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 10। अब
लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, तो 10 माइनस 10 मीन्स 0, राइट। सो ये हो गया हमारा एक्टिविटी ए के लिए, जो कि नोट 1 to 2 था। उसके बाद हम आते हैं बी पर, नोट 2 to 3। 2 to 3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टार्टिंग टाइम कितना है, अर्लियर स्टार्टिंग टाइम 10, तो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया। उसके बाद 10 + 2, तो ये हो गया 12, एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है 21, तो 21 यहाँ पे कर दिया, और 21 - 2 तो मीन्स ये हो गया 19, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी नोट एक्टिविटी सी, वो नोट कितना है 2 to 4, तो 2 to 4 पर आप देखिए 10 और 3, तो पहले तो स्टार्टिंग कितना हुआ 10 और 3, तो ये हो जाएगा 13, और लेटेस्ट फिनिश टाइम 13, और 13 - 3 तो ये हो जाएगा 10। अब एक्टिविटी डी पर आते हैं। जैसे हम डी पर देखते हैं, तो डी पर क्या है 2 to 5, तो 2 to 5 ये दिख रहा है हमारे पास। 10 ये लिख दिया अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, फिर अर्लियर फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 10 + 5 15, और फिर 33, तो ये 33 लेटेस्ट फिनिश टाइम, और -15, ठीक है, तो 33 - 15 तो ये हो जाएगा 18, कंप्लीट। अब उसके बाद हमारा जो एक्टिविटी है वो कौन सा है, ई है। अब ई पर आप देख रहे हैं कौन सा है 5 to 8। अब 5 to 8 पर स्टार्टिंग टाइम कितना है 15, और 15, और उसके बाद में अर्लियर फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 15 + 6, तो ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम 39, और 39 - 6 तो ये हो जाएगा 33, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है आपकी एफ। अब जैसे कि आप देख रहे हो एफ 4 to 7, तो 4 to 7 आपके पास है 4 to 7 ये रही। अब 4 to 7 में आप देख रहे हो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कितना 13, तो यहाँ पे लिख दिया 13, और +15, तो ये अर्लियर फिनिश टाइम, तो ये हो जाएगा 28, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 28, और 28 - 15 तो ये हो जाएगा 13, क्लियर। सो अब एक्टिविटी जी की बात करते हैं, तो जी पर आप देखिए, जी पर अगर हम बात करें तो जी पर कितना है स्टार्टिंग टाइम 12, और फिर अर्लियर फिनिश टाइम 12 + 5 17, और फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम 26, और 26 - 5 तो ये हो जाएगा लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम 5, तो 21। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख सकते हैं आपका 3 to 6, तो 3 to 6 अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कितना है इसका 12, और 5 7 17, उसके बाद फिर 26 लेटेस्ट फिनिश टाइम, और -5 तो ये हो जाएगा 21, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 6 to 7 की हम बात करें, तो 6 to 7 ये है आपके पास, तो यहाँ पर अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कितना 17, और अर्लियर फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 17 और 2 19, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना 28 - 2 26, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे 6 to 7 17 ये हो जाएगा 17, और 2 19, उसके बाद 28 - 2 तो 26, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है आई, और नोट कितना है 8 to 9, तो 8 to 9 आप देख रहे हैं 28 स्टार्टिंग टाइम, 28 स्टार्टिंग टाइम +7, 28 और +7 तो ये हो जाएगा 35 अर्लियर फिनिश टाइम, और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है 46, तो 46 और -7, 46 - 7 मीन्स 39, कंप्लीट। अब उसके बाद लास्ट एक्टिविटी हमारे पास जो है जे। अब जे में आप क्या देख रहे हो स्टार्टिंग टाइम कितना है 28, अर्लियर फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 28 + 18 46, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना 46, और 46 - 18 तो ये अर्लियर स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 28 + 46, और 46
और ये हो जाएगा आपका 28। तो इसी तरह हमने सारी एक्टिविटी के लिए अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, अर्लियर फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, टोटल फ्लोट फाइंड करना है। ठीक है, अब टोटल फ्लोट फाइंड करने के लिए हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि फ्लोट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फ्लोट एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि फ्लोट का मतलब तो यही होता है कि हम किसी भी एक्टिविटी को एक्स्ट्रा टाइम या डिले प्रोवाइड करते हैं जिससे उसके एक्चुअल प्रोजेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं 1 to 2 एक्टिविटी की बात करूं तो 1 to 2 एक्टिविटी पे अगर मुझे फ्लोट चाहिए तो फ्लोट के लिए 1 to 2 एक्टिविटी की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम का टाइम होता है ये कितना है 0 और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है 10। उन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 10 और 0 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 10, और 10 में उसके बाद में माइनस ड्यूरेशन, तो 10 - 10 तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया 0। सो ये हो गया 0। उसके बाद हम 2 to 3 की बात करें। अब देखिए 2 to 3 की बात करते हैं तो 2 to 3 में आपका यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम कितना है 10 और फिनिश टाइम कितना है 21। 21 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया मेरा 11, और 11 - 2 तो ये हो जाएगा 9। तो ये कितना हो गया आपका 21 - 10 मतलब ये हो गया 11, 11 - 2 9, राइट। उसके बाद 2 to 4 की बात करें। अब वैसे हम 2 to 4 को भी निकाल सकते हैं। 2 to 4 देखिए 13 लेटेस्ट फिनिश टाइम और ये 10 लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, तो 13 - 10 कितना हो गया 3, और 3 - 3 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2 to 4। 2 to 4 का हो गया। उसके बाद 2 to 5, तो 2 to 5 में भी आप देख सकते हो 13 और 10 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 13, और 13 में से 5 तो ये हो गया आपका 8। अब 5 to 8 की बात करें तो 5 to 8 में लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है 39 और अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कितना है 15, तो 39 और 15 का डिफरेंस और माइनस ड्यूरेशन, तो आप देखते हैं आपका टाइम 14 - 6 तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद 4 to 7, अब 4 to 7 में आप देखते हैं 4 to 7, अब 4 to 7 जो आपका एक्टिविटी है, जो नोड है एक्टिविटी F में नोड 4 to 7, तो इसमें लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है 28 और अर्लियर स्टार्टिंग टाइम 13, तो 28 में से 13 15 और 15 में से -15 तो 0, तो 4 to 7 का कितना हो जाएगा फ्लोट 0। उसी तरह 3 to 6, तो 3 to 6, अब 3 to 6 की बात करें तो देखिए 26 - 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 14 और 14 - 5 तो ये हो जाएगा 9, तो 3 to 6 पर फ्लोट कितना हो जाएगा 9। उसके बाद 6 to 7, अब 6 to 7 की बात करते हैं तो 6 to 7 का फ्लोट देखें तो देखिए लेटेस्ट फिनिश टाइम 28 और अर्लियर स्टार्टिंग टाइम 17, 28 और 17 11, 11 में से 2 9, तो टोटल फ्लोट कितना हो गया 9 6 to 7 पे, तो 6 to 7 पर फ्लोट कितना हो गया 9। ठीक है, अब 8 to 9 वाली एक्टिविटी पे अगर हम फोकस करते हैं तो देखिए यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश टाइम 46 और अर्लियर स्टार्टिंग टाइम 28, तो 46 और 28 दोनों का डिफरेंस और उसके बाद में टाइम ड्यूरेशन, तो फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 18 - 7, 18 मीन्स 46 और 28 का डिफरेंस और -7 तो ये हो जाएगा 11, तो टोटल फ्लोट कितना हुआ ये 11। उसके बाद 7 to 9, अब 7 to 9 देखते हैं तो 7 to 9 में आप देखिए आपका लेटेस्ट अर्लियर स्टार्टिंग टाइम 28 और लेटेस्ट फिनिश टाइम 46, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 और 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इसी के साथ आपने देखा कि यहाँ पर जो टोटल फ्लोट की वैल्यू आई हर एक एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी ए के लिए अगर हम बात करें तो टोटल फ्लोट कितना है 0, एक्टिविटी सी के लिए हम बात करें तो टोटल फ्लोट कितना है 0, एक्टिविटी एफ के लिए बात करें तो टोटल फ्लोट कितना है 0, और एक्टिविटी जे की बात करें तो टोटल फ्लोट कितना है 0। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो एक्टिविटी ए, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी एफ और एक्टिविटी जे, इन पर फ्लोट की वैल्यू 0 है। फ्लोट की वैल्यू 0 है मीन्स अब इसमें कोई रिलैक्सेशन टाइम नहीं या कोई डिले प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम है जिससे कि आपका प्रोजेक्ट क्या होता है
कंप्लीट होता है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम में क्रिटिकल पाथ जो होता है वो ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए 1 to 2 पर 0 है, तो 1 to 2 को क्या करेंगे, हम डार्क कर देंगे क्योंकि फ्लोट यहाँ पर 0 है। उसके बाद 2 to 4 पर 0 है, तो 2 to 4 पर क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे। उसके बाद 4 to 7 पर इसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। और उसके बाद लास्ट 7 to 9 जो कि क्या है, 0 है, तो हमने इसको क्या कर दिया, 0 यहाँ पे डार्क कर दिया। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, और इस क्रिटिकल पाथ से हम टोटल टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपके पास जो क्रिटिकल पाथ है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 2 2 2 4 4 to 7 और 7 to 9। तो टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो हो जाएगा आपका 10 3 13 13 और 15, ये हो जाएगा आपका 13 और 15 28 और 18, ये हो जाएगा 46। तो 46 डेज में आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इसी के साथ आपका ये प्रॉब्लम फिनिश हो गया। तो होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस में आते हैं एक बार। सो ये हमारा क्वेश्चंस था जहाँ पे हमें क्रिटिकल पाथ को फाइंड करना था। इस क्वेश्चंस के बेस पर हमने नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें टेबल में EST, EFT, LFT और LST की वैल्यू फाइंड की, और उस वैल्यू के बेस पर हमें टोटल फ्लोट की वैल्यू भी मिल गई। और टोटल फ्लोट जहाँ पर 0 आया तो उसके बेस पर हमने नेटवर्क के डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। और उसके साथ साथ हमने टोटल टाइम भी कैलकुलेट कर लिया कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है। तो 46 डेज इसको कंप्लीट होने में लगता है। तो इसी के साथ क्रिटिकल पाथ मेथड की प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट हो गई है। सो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे।